Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Bhagyashree Classes. Today I'll be explaining a very important topic, that is trading procedure on stock exchange. This topic I have taken from class 12th Business Studies book, chapter number 10, Financial Market. Right? Now before I start trading procedure, first I'll be giving you a small introduction about the stock exchange. ठीक है? स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? स्टॉक एक्सचेंज इज लाइक एन इंस्टीट्यूशन दैट विल प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज. एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज मतलब कि कंपनीज जो सिक्योरिटीज ऑलरेडी प्राइमरी मार्केट में इशू कर चुकी है, ठीक है, कि सपोज सिक्योरिटीज लाइक शेयर्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, कंपनी ने अपने शेयर्स जब इशू करे थे पहली बार, ठीक है, या अपने न्यू शेयर्स इशू करे थे, तो वो कहाँ इशू करेगी? प्राइमरी मार्केट में. तो अगर सपोज अब अगर किसी इन्वेस्टर को जो उसने शेयर्स प्राइमरी मार्केट से परचेज करे थे किसी कंपनी के, अब माना उसे वो शेयर्स सेल करने हैं, ठीक है, तो वो कहाँ जाएगा? सेकेंडरी मार्केट में. ठीक है. सो जो जैसा इसकी डेफिनेशन में है दैट इट प्रोवाइड्स प्लेटफॉर्म फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी. एग्जिस्टिंग मीन्स कि द सिक्योरिटीज दैट आर ऑलरेडी इशूड बाय कंपनी. ठीक है. अब अगर हमें उन शेयर्स को बाय या सेल करना है देन वी विल गो इन सेकेंडरी मार्केट. अब यही जो सेकेंडरी मार्केट होता है दैट इज नोन एज स्टॉक मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज, जहां पे हम अपनी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को बाय और सेल कर सकते हैं. ठीक है, इतनी बात क्लियर है. सो नाउ मूव ऑन टू द सेकंड टॉपिक एंड दैट इज आवर मेन टॉपिक, दैट ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑन स्टॉक एक्सचेंज. कि अगर अब मुझे जो मेरे पास कंपनी के शेयर्स हैं, अगर उन्हें मुझे माना सेल करना है या फिर किसी इन्वेस्टर ने उन शेयर्स को बाय करना है, तो वो कैसे करेगा? वो सिंपली स्टॉक मार्केट में जाएगा और जैसे सपोज मेरे पास शेयर्स थे, मैं स्टॉक मार्केट में गई और मैं अपने शेयर्स सेल कर दूंगी. नो, इट इज नॉट लाइक दैट. For that there is a particular procedure which every investor has to follow. ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं गई और मुझे सेलर मिल गया, मैंने उसे सेल कर दी. इस तरीके से नहीं होता. एक प्रोसीजर है जो हमें फॉलो करना है. उसमें आपके कुछ स्टेप्स है. सो आई विल एक्सप्लेन यू दीज स्टेप्स वन बाय वन. फर्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर. ठीक है, ऐसे जैसे मैंने बोला कि हम खुद से नहीं कर सकते जो ट्रेडिंग है शेयर्स की या फिर सिक्योरिटीज की. उसके लिए हमारा क्या जरूरी है कि देयर शुड बी अ ब्रोकर, देयर शुड बी अ सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर. ठीक है, अब ये ब्रोकर होगा कौन? सो वी कैन से ब्रोकर इज लाइक एन एजेंट हु विल बाय और सेल दी सिक्योरिटीज, इन्वेस्टर सिक्योरिटीज ऑन हिज बिहाफ. ठीक है, कि जैसे मेरे पास जो रिलायंस के शेयर्स थे, अब वो मेरे बिहाफ में कौन सेल करेगा? मेरा ब्रोकर, जो मैं अपॉइंट करूंगी वो सेल करेगा. ठीक है, सो ब्रोकर कौन है? वो एजेंट है जो कि इन्वेस्टर के बिहाफ में बाय और सेल करेगा या करवाएगा सिक्योरिटीज को. ठीक है, अब ये ब्रोकर होना कौन चाहिए? सी, दिस ब्रोकर मे बी और इंडिविजुअल्स, पार्टनरशिप फर्म्स, कॉर्पोरेट बॉडीज, कोई भी हो सकता है. ठीक है, अब ये जो ब्रोकर होना चाहिए दैट शुड बी सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर. मतलब सेबी क्या है? आपका सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि आपकी दैट इज मेनली फॉर्म कि आपका जो स्टॉक मार्केट है उसको प्रोटेक्ट कर सके. ठीक है, अब ब्रोकर जो होना चाहिए वो सेबी रजिस्टर्ड होना चाहिए. ही शुड बी द मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज. ठीक है, और अब जैसे ही आपने ब्रोकर अपॉइंट कर लिया, ठीक है, तो आपको वो क्या देगा? एक एग्रीमेंट देगा. ठीक है, दैट इज नोन एज ब्रोकर क्लाइंट एग्रीमेंट. नाम से पता चल रहा है किन दोनों के बीच में एग्रीमेंट है? ब्रोकर और क्लाइंट के बीच में एग्रीमेंट है कि जो इंश्योर करेगा कि अब क्लाइंट से रिलेटेड जो भी ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन्स होगी रिगार्डिंग द सिक्योरिटीज, वो कौन करेगा उसके बिहाफ में? ब्रोकर करेगा. ठीक है, तो इस एग्रीमेंट पे दोनों को साइन करना है. उसके बाद क्या होगा? आपको जब आप साइन कर दोगे उस एग्रीमेंट को, तब ब्रोकर आपको एक फॉर्म प्रोवाइड करेगा दैट इज नोन एज क्लाइंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म. अब ये फॉर्म क्या है? सिंपली नाम से पता चल रहा है. इसमें क्या होगा? क्लाइंट से रिलेटेड सारी डिटेल्स होंगी जो कि उस क्लाइंट को या जो इन्वेस्टर है जो जिसका वो मतलब उसने जो ब्रोकर अपॉइंट किया था जिस इन्वेस्टर ने,
उसको सारी डिटेल्स फिल करनी है इस फॉर्म के अंदर, ठीक है। जैसे उसका नाम क्या है, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, पैन कार्ड नंबर क्या है। पैन कार्ड नंबर इज मैंडेटरी डिटेल दैट ही हैज टू फिल हियर, ठीक है। कि मतलब अगर किसी को भी ट्रेड करना है सिक्योरिटीज में, स्टॉक मार्केट में, तो उसके पास पैन कार्ड तो होना चाहिए, ठीक है ना। अब जब वो सारी डिटेल फिल कर देगा कोई भी इन्वेस्टर, तो उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, ब्रोकर जो होगा उसका ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करेगा, अपने इन्वेस्टर का ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करेगा कौन, ब्रोकर। अब ये ट्रेडिंग अकाउंट क्या है कि अगर मुझे सिक्योरिटीज को बाय या सेल करना है, सपोज अगर शेयर्स है मेरे पास, या तो मैं उन्हें बाय करूंगी या अगर मुझे सेल करना है, दो कंडीशन है। दोनों केसेस में कैश तो रिक्वायर्ड है ना। अगर सपोज मुझे शेयर्स बाय करने हैं तो मुझे क्या है, कैश चाहिए कि मैं उसकी पेमेंट कर सकूं कैश में। सिमिलरली अगर मैं शेयर्स सेल कर रही हूं तो मेरे पास कैश आएगा। अब जो कैश की ट्रांजेक्शन्स है वो कहाँ पे होगी, ट्रेडिंग अकाउंट में। मतलब अगर जो भी कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होगी फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज, उसके लिए क्या ओपन होता है, आपका ट्रेडिंग अकाउंट। इट मींस आप अपनी सेविंग अकाउंट से, अगर किसी भी इन्वेस्टर का जो भी सेविंग अकाउंट है उससे वो डायरेक्टली पेमेंट नहीं कर सकता, ठीक है। अगर उसे शेयर्स बाय करने हैं, सेल करने हैं, तो अपने सेविंग अकाउंट से डायरेक्टली नहीं कर सकता। उसके ट्रेडिंग अकाउंट में सफिशिएंट कैश बैलेंस होना चाहिए अगर उसे ट्रांजेक्शन्स करनी है तो, ठीक है। इतना क्लियर है। सो दिस ऑल इन द फर्स्ट स्टेप, फाइन। नाउ मूव ऑन टू द सेकंड स्टेप, डीमैट अकाउंट, ओपनिंग डीमैट अकाउंट। अब डीमैट अकाउंट क्या है आपका, डीमेटेरियलाइज्ड अकाउंट। डीमेटेरियलाइज्ड मींस कि अब जो सारा है दैट इज इन ऑनलाइन फॉर्म, दैट इज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ठीक है। ये जो सारा प्रोसीजर हो रहा है वो किस फॉर्म में हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो रहा है। तो डीमैट अकाउंट में क्या होगा, जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट क्यों जरूरी है, कैश ट्रांजैक्शंस के लिए, सिमिलरली डीमैट अकाउंट आपका क्यों जरूरी है, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शंस के लिए। इसका मतलब अगर सपोज जैसे मैंने शेयर्स बाय करने हैं, ठीक है, तो मैं जब बाय करूंगा मेरे पास शेयर्स आएंगे तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं जाएंगे, उसके लिए कौन सा अकाउंट होगा, डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट मेनली डील करता है सिक्योरिटीज टू सिक्योरिटी। अगर एक इन्वेस्टर से मैं शेयर्स बाय करना चाहती हूँ तो जब मेरे पास शेयर्स आएंगे तो वो मेरे किस अकाउंट में जाएंगे, डीमैट अकाउंट में, राइट। या अगर मुझे अपने शेयर्स सेल करने हैं तो मेरे डीमैट अकाउंट में जो भी शेयर्स होंगे, सपोज यहाँ पे मेरे पास रिलायंस के शेयर्स थे तो वो मेरे डीमैट अकाउंट में होंगे। रिलायंस के 10 शेयर्स किस में होंगे, डीमैट अकाउंट में, ठीक है। अगर मैं उन्हें सेल करूंगी तो वो मेरे डीमैट अकाउंट से जिसको मैं सेल कर रही हूँ उसके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है। So it means we can say Demat account is an account which every investor has to be open with depository if he wants to trade in listed securities, ठीक है। अब ये जो डीमैट अकाउंट होगा वो ओपन किसके संग होगा, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के संग होगा। अब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं, देखो यहाँ पे क्या है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट समझने के लिए जरूरी है कि आपको पता हो डिपॉजिटरी क्या होता है। सी दिस इज योर डिपॉजिटरी। ये क्या होता है कि अब ये जो सारी जो आपकी सिक्योरिटीज की डिटेल है, कंपनी की डिटेल, वो कहीं ना कहीं तो रिकॉर्ड होगी, ठीक है, क्योंकि सारा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो रहा है। तो डिपॉजिटरी इज लाइक एन इंस्टीट्यूशन वेयर all the information about the securities of companies are kept in electronic form, ठीक है। मतलब कि जितनी भी कंपनीज जो कि लिस्टेड कंपनीज है, जिनके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, उनकी जितनी भी डिटेल्स होंगी वो इस डिपॉजिटरी के पास होगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में यहाँ पे स्टोर होगी कि भाई इस कंपनी के इतने शेयर्स हैं, इसके इतने शेयर्स हैं, इतने डिबेंचर्स हैं, ये मतलब जो भी जितनी भी कंपनीज के रिगार्डिंग, उनकी सिक्योरिटीज के रिगार्डिंग डिटेल्स होंगी वो डिपॉजिटरी के पास होगी, ठीक है। अब इंडिया में वी हैव 2 डिपॉजिटरी, कौन कौन से, पहला NSDL दैट इज नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, एंड सेकेंड CDSL, ठीक है, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। ये 2 डिपॉजिटरी हैं इंडिया में, ठीक है, जो क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कंपनीज की जो डेटा है, सिक्योरिटीज की इंफॉर्मेशन है, उसको रिकॉर्ड करती है, ठीक है। अब जो स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, हमारे मेन 2 स्टॉक एक्सचेंज है नेशनल लेवल पे, कौन कौन से, पहला NSE और दूसरा BSE। NSE स्टैंड फॉर नेशनल
स्टॉक एक्सचेंज एंड बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब इन स्टॉक एक्सचेंज को एसोसिएट होना पड़ता है इन डिपॉजिटरी के संग, तभी तो इनको डेटा मिलेगा कंपनीज का। तो ये जो स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं वो किसी ना किसी डिपॉजिटरी के संग क्या होते हैं, एसोसिएट होते हैं। जैसे कि एनएससी जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, वो किससे एसोसिएट है, एनएसडीएल से, ठीक है। और बीएसई किससे एसोसिएटेड है, सीडीएसएल से, ठीक है। अब जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो इन्हें इन डिपॉजिटरी से मिलेगी। स्टॉक एक्सचेंज के पास कहां से आएगी सारी इंफॉर्मेशन, डिपॉजिटरी के पास से आएगी, ठीक है। इसीलिए जो डीमैट अकाउंट ओपन होता है वो किसके संग ओपन करवाना पड़ता है इन्वेस्टर को, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के संग, क्योंकि अब डिपॉजिटरी जो है उसके पास इतनी सारी ट्रांजेक्शन्स होती है तो सारी ट्रांजेक्शन्स तो नहीं कर सकता हैंडल, तो वो क्या करता है अपने पार्टिसिपेंट्स अपॉइंट कर लेता है अपने बिहाफ में, दैट इज नोन एज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। अब ये आपके बैंक्स हो सकते हैं, ब्रोकर हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ये आपके इन्वेस्टर्स से लिंक करेंगे, ठीक है। मतलब इन्वेस्टर्स से डायरेक्टली कांटेक्ट में कौन होगा, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, ठीक है। डिपॉजिटरी डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होगा इन्वेस्टर्स से, ठीक है, राइट। डीमैट अकाउंट ओपन हो गया, क्यों ओपन होता है कि सिक्योरिटी टू सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या होता है आपका डीमैट अकाउंट नेसेसरी है, तभी आप ट्रेड कर सकते हो सिक्योरिटीज को, ठीक है। अब जब आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा, यानी अब आप या तो बाय कर सकते हो शेयर्स को या डिवेंचर्स को, या सेल कर सकते हो, जो भी आप चाहते हो। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, प्लेसिंग एन ऑर्डर, ठीक है। अब सपोज मुझे कोई ऑर्डर प्लेस करना है, ठीक है। जैसे मेरे पास जो रिलायंस के शेयर्स थे मुझे वो सेल करने हैं, सो दैट इज व्हाट कि आई एम प्लेसिंग एन ऑर्डर, मैं अपना ऑर्डर प्लेस कर रही हूँ, ठीक है। अब ये मैं ऑर्डर किसको प्लेस करूंगी, ऑब्वियसली ब्रोकर को, ठीक है, जिसको मैंने अपॉइंट किया है कि सारी ट्रांजेक्शन्स के लिए। तो यहाँ पे प्लेसिंग एन ऑर्डर में मतलब एन इन्वेस्टर कैन प्लेस हिज ऑर्डर टू ब्रोकर आफ्टर ओपनिंग द डीमैट अकाउंट। अब जैसे मैंने ऑर्डर प्लेस किया था कि मुझे 10 शेयर्स सेल करने हैं रिलायंस के एट द ₹100 ईच, सॉरी मैंने यहाँ पे लिख दिया सपोज एट द ₹110 ईच, मुझे इतने 110 में उसे सेल करना है, ठीक है। अब क्या होगा, स्टॉक एक जो ब्रोकर होगा वो क्या करेगा, मतलब मुझे पहले ब्रोकर को सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है कि भाई मुझे किस कंपनी के शेयर्स सेल कर रही हूँ, मैं कितने प्राइस पे करना चाहती हूँ, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स मैं किसको दूंगी, ब्रोकर को दूंगी। जब मैं सारी डिटेल्स ब्रोकर को दूंगी तो उसके बाद ब्रोकर मुझे एक स्लिप इशू करेगा, दैट इज नोन एज ऑर्डर कंफर्मेशन स्लिप, ठीक है। कौन सी स्लिप इशू करेगा, ऑर्डर कंफर्मेशन स्लिप। नाम से पता चल रहा है, इसका मतलब जो ऑर्डर है वो आपका कंफर्म हो गया ब्रोकर के पास, ठीक है। ऑर्डर कंफर्म हो गया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ ऑर्डर्स डिटेल इन स्टॉक एक्सचेंज बाय ब्रोकर। मैंने तो अपना ऑर्डर ब्रोकर को दे दिया, अब ब्रोकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरे लिए वो ऑर्डर उसके अकॉर्डिंग जो मैंने ऑर्डर दिया उसे मैच करना, ठीक है। तो अब क्या करेगा, उसके लिए पहले वो ब्रोकर क्या करेगा, ऑनलाइन कनेक्ट करेगा स्टॉक एक्सचेंज से जिससे भी वो एसोसिएटेड है, और सारी डिटेल्स रिगार्डिंग दिस ऑर्डर वो वहां पे फिल कर देगा, ठीक है। उसने फिल कर दी सारी डिटेल्स स्टॉक एक्सचेंज में। अब जैसे ही वो डिटेल्स फिल करेगा, सो दिस इज योर फोर्थ स्टेप कि उसने जाके अपनी डिटेल्स फिल कर दी स्टॉक एक्सचेंज में अबाउट दी ऑर्डर की उसे मतलब 10 शेयर्स सेल करने हैं ₹110 ईच के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा आपका, एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर बाय ऑटोमेटिक ऑर्डर मैचिंग सिस्टम। ऑर्डर तो दे दिया उसने ब्रोकर ने, अब जैसे ही स्टॉक एक्सचेंज में वो ऑर्डर मैच होगा, वो ऑर्डर अपने आप मैच हो जाएगा, बिकॉज देयर इज अ ऑटोमेटिक ऑर्डर मैचिंग सिस्टम। ये आपका ऑटोमेटिक ऑर्डर मैचिंग सिस्टम होता है कि जैसे ही ये सेम ऑर्डर स्ट्राइक करेगा उस कंसर्न स्टॉक एक्सचेंज पे, ठीक है, जहां पे जिस पे भी उसने इंफॉर्मेशन फिल करी थी ब्रोकर ने, तो जैसे ही आपका ऑर्डर मैच होगा, यानी ऐसा सेलर मिल गया जो कि 10 शेयर्स को ₹110 ईच के हिसाब से खरीदने को तैयार है, तो क्या होगा, आपका ऑर्डर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। ऑर्डर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा, हाँ, एज योर ऑर्डर मैचेस, ठीक है, समझ आ गया। अब आपका ऑर्डर जैसे ही एग्जीक्यूट हो जाएगा तो जो आपका ब्रोकर, ये इंफॉर्मेशन पहले किसके पास आएगी, ब्रोकर के पास। कौन देगा, स्टॉक एक्सचेंज की ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। जैसे ही ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा तब
जो ब्रोकर होगा दैट विल इशू ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप टू इन्वेस्टर। ठीक है, अब भाई ऑर्डर क्योंकि एग्जीक्यूट हो गया तो ये उसको कैसे पता चलेगा इन्वेस्टर को कि ब्रोकर एक स्लिप इशू करेगा जिससे बोलेंगे ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप, कि भाई जो आपने ट्रेड था वो आपका कंफर्म हो गया, यानी आपको ऐसा सेलर मिल गया जो 110 रुपीज ईच के हिसाब से आपके शेयर्स बाय करेगा। ठीक है, राइट, ऑर्डर कंफर्मेशन स्लिप दे दी किसने, ब्रोकर ने क्लाइंट को, अपने इन्वेस्टर को। ठीक है, ये हो गया। जैसे ही ऑर्डर कंफर्मेशन स्लिप हो जाएगी उसके बाद नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज इशूइंग कॉन्ट्रैक्ट नोट। विद इन 24 आवर्स ऑफ ट्रेड एग्जीक्यूशन अ ब्रोकर विल इशू कॉन्ट्रैक्ट नोट टू द क्लाइंट और वी कैन से टू द इन्वेस्टर। ठीक है, जिसके अंदर प्रॉपर डिटेल्स होगी कि भाई कि आपका जो मतलब आपका जो कौन आपका सेल कर रहा है, आपका मतलब आपके जो सेलर कौन है, मतलब कौन आपके शेयर्स को बाय कर रहा है, कितने रुपीस में कर रहा है, किस टाइम पे कर रहा है, इनमें जो सारी डिटेल्स होंगी वो किस नोट में होगी, कॉन्ट्रैक्ट नोट की। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नोट एंड दिस इज योर लीगली इन्फोर्सेबल डॉक्यूमेंट, कि मतलब अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है ब्रोकर और क्लाइंट के बीच में रिगार्डिंग दी ऑर्डर, कि सपोज क्या कहते हैं, क्लाइंट कह रहा है नहीं भाई मैं तो 110 पे नहीं किसी और प्राइस पे कह रहा था। ठीक है, तो मतलब कोई भी अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है, डिस्प्यूट के चांसेस है, वो हम किसके थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट नोट के थ्रू, बिकॉज इस कॉन्ट्रैक्ट नोट में सारी डिटेल्स गिवन होती है कि भाई कितने प्राइस पे आपके शेयर्स ले रहा है, कब ले रहा है, ठीक है, कौन ले रहा है, तो सारी डिटेल्स किसमें होती है, इस कॉन्ट्रैक्ट नोट में इश्यू होती है। ठीक है, तो ये ब्रोकर इशू करेगा विद इन द 24 आवर्स ऑफ ट्रेड एग्जीक्यूशन, किसको इशू करेगा, आप अपने क्लाइंट को इशू कर देगा। ठीक है, दिस इज योर 6th स्टेप। नाउ उसके बाद क्या हो जाएगा, डिलीवरी ऑफ शेयर्स और कैश। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब कॉन्ट्रैक्ट नोट मिल गया तो यानी जो क्लाइंट है उससे पता चल गया भाई मुझे अपने शेयर्स अब फाइनली मेरे को सेलर मिल गया, मुझे सेल करने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे डिलीवरी ऑफ शेयर्स और कैश, दो केसेस है कि अगर सपोज यहाँ पे तो मेरे शेयर्स थे रिलायंस के, मुझे सेल करने हैं। ठीक है, अगर मुझे सेल करने हैं तो मैं देखूंगी कि मुझे डिलीवर क्या करना है, मतलब मेरे पास से क्या जाएगा, तो ऑब्वियसली मेरे पास से शेयर्स जाएंगे, राइट। ठीक है, लेकिन अगर सपोज अगर कोई इन्वेस्टर होता, उसे शेयर्स बाय करने होते, ठीक है, कि यहाँ पे जो पहला इन्वेस्टर था उसे शेयर्स बाय करने होते रिलायंस कंपनी के, ठीक है, किसी दूसरे इन्वेस्टर से, तो उसके पास से क्या जाता, उसे कैश पे करना पड़ता। ठीक है, दो केस है, या तो आपके पास से शेयर्स जाएंगे या फिर आपके पास से कैश जाएगा। अगर आप क्या हो, अगर आप बायर हो, ठीक है, अगर आप खरीद रहे हो, आपको शेयर्स खरीदने हैं, ठीक है, तो आपके पास से क्या डिलीवर होगा, कैश, राइट। और अगर आप सेलर हो, ठीक है, तो आपके पास से क्या डिलीवर होगा, शेयर्स। ठीक है, अब यहां पे समझने का है, तो ये जो जैसे ही आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू होगा, जब ब्रोकर आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू कर देगा विद इन 24 आवर्स ऑफ इशूइंग कॉन्ट्रैक्ट नोट बाय द ब्रोकर, डिलीवरी ऑफ जो शेयर्स है दैट शुड बी डन। ठीक है, वो स्टार्ट हो जानी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये आपको एक डायग्राम है जो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, जैसे मैंने बोला या तो शेयर्स डिलीवर होंगे या फिर कैश डिलीवर होगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे इन्वेस्टर है, ठीक है, सपोज यहाँ पे मुझे शेयर्स में सेल कर रही थी, ठीक है, शेयर्स सेल कर रही थी, यानी ये फर्स्ट केस है, मेरे पास से शेयर्स जाने थे। ठीक है, तो अब ये शेयर्स मेरे पास से पहले किसके पास जाएंगे, ब्रोकर के पास। ठीक है, बिकॉज देयर इज अ चेन विच वी हैव टू फॉलो, हम डायरेक्टली तो पे नहीं कर सकते इन्वेस्टर को, ये एक चेन है जो हमें फॉलो करनी है। तो जो मेरे शेयर्स है वो पहले किसके पास जाएंगे, ब्रोकर के पास जाएंगे। ठीक है, मेरे पास से शेयर्स किसके पास गए, ब्रोकर के पास। ठीक है, तो जैसे ही मुझे कॉन्ट्रैक्ट नोट मिलेगा विद इन 24 आवर्स ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट नोट, मुझे अपने शेयर्स ब्रोकर को डिलीवर करने हैं। ठीक है, अब या इसके दो तरीके हैं, या तो मैं तुरंत कर सकती हूँ, इमीडिएटली कर सकती हूँ,
ठीक है, कि मेरे पास जैसे ही मुझे कॉन्ट्रैक्ट नोट मिला, मैंने क्या करा, ब्रोकर को अपने शेयर्स इशू कर दिए, दे दिए मैंने अपने शेयर्स, ठीक है। या फिर पे इन डे से पहले पहले इशू कर सकती हो। अब यहाँ पे एक टर्म है कि पे इन डे क्या होता है, ठीक है। पे इन डे क्या होता है कि जब मैंने जो शेयर्स ब्रोकर को इशू करे हैं, ठीक है, ब्रोकर उन शेयर को अब आगे किसको देगा, स्टॉक एक्सचेंज को देगा, ठीक है। ब्रोकर किसको देगा, वो शेयर्स आगे स्टॉक एक्सचेंज को देगा। तो पे इन डे क्या होता है कि जो भी डिलीवरी ऑफ शेयर्स और कैश है फ्रॉम फर्स्ट पार्टी ब्रोकर टू स्टॉक एक्सचेंज, दैट इज नोन एज पे इन डे। वो क्या होता है, पे इन डे, कि जो भी डिलीवरी, अगर मुझे शेयर्स बेचने हैं या फिर कैश देना है, मैंने ब्रोकर को दे दिए, ब्रोकर से स्टॉक एक्सचेंज पे जाने का जो टाइम है, दैट इज योर पे इन डे, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैंने कहा था कि जो आप डिलीवरी ऑफ शेयर्स और कैश करोगे, या तो वो तुरंत कर दो ब्रोकर को, ठीक है, या फिर इस दिन से पहले पहले कर दो, ऑब्वियसली, ठीक है। सेकंड हो जाएगा पे आउट डे। पे आउट डे क्या होता है, अब स्टॉक एक्सचेंज से ये शेयर्स किसके पास जाएंगे, ब्रोकर, क्योंकि जैसे मेरा ब्रोकर है, ऐसे ही जिस पार्टी, जो सेलर है, जो दूसरी पार्टी है, उसने भी ब्रोकर अपॉइंट करना होगा, उसका भी ब्रोकर है। तो शेयर्स का स्टॉक एक्सचेंज से डिलीवरी ऑफ शेयर्स और कैश टू द सेकंड पार्टी ब्रोकर, वो क्या कहलाता है आपका, पे आउट डे, ठीक है। पे आउट डे क्या है, द डिलीवरी ऑफ शेयर्स और कैश फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज टू सेकंड पार्टी ब्रोकर, दैट इज पे आउट डे, ठीक है। अब ये पे आउट डे को जाएगा, मतलब दिस इज योर पे आउट डे, राइट। अब यहां से जब ब्रोकर को मिल जाएंगे दूसरी पार्टी के जो भी शेयर्स या कैश है, वो आगे किसको डिलीवर करेगा, अपने इन्वेस्टर को, जो भी उसका, जो जिसके संग वो डील कर रहा था, जिसके बिहाफ में वो ट्रांजेक्शन कर रहा था, उसको डिलीवर करेगा, ठीक है। अब ये जो सारा प्रोसेस है, ठीक है, दैट शुड बी कंप्लीटेड इन T+2 रोलिंग सेटलमेंट। मतलब एक इन्वेस्टर से फाइनल जो डिलीवरी होनी है शेयर्स या कैश की फ्रॉम सेकेंड इन्वेस्टर, उसमें जो पूरा टाइम लगना है वो कितना होना चाहिए, T+2 डेज का। इसका मतलब क्या है कि T मतलब जब भी आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था तब से लेके 2 दिन और, जैसे कि सपोज आपका जो यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था वो सपोज मंडे हुआ था, ठीक है। तो अब आपको जो मैक्सिमम यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगना चाहिए, ट्यूसडे एंड वेंसडे, ये 2 दिन हो गए, T+2 डेज, इट मीन्स ट्यूसडे एंड वेंसडे, ठीक है। मतलब मैक्सिमम वेंसडे तक आपकी जो डिलीवरी है शेयर्स की या कैश की, वो पहले इन्वेस्टर से दूसरे इन्वेस्टर तक होनी चाहिए, ठीक है। दिस इज योर T+2 रोलिंग सेटलमेंट। मतलब ये जो पूरा सेटलमेंट है वो T+2 रोलिंग सेटलमेंट में होना चाहिए, राइट। अगर सपोज बाई चांस यहाँ पे कोई आपकी लीव ऑफ आ जाता है, ठीक है, जैसे कोई हॉलीडे आ गई, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा। जैसे हमारा ट्यूसडे की ऑफ था, तो क्या हो जाएगा, ये थर्सडे तक आपको टाइम मिल जाएगा, राइट। समझ आया, यानी ये जो पॉइंट है इसमें आपका पूरा फाइनल सेटलमेंट हो जाएगा। उसमें थोड़ा फिर से समझा देती हूँ कैसे होगा, कि जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट नोट इश्यू होगा उसके 24 आवर्स के अंदर अंदर इन्वेस्टर ने क्या करना है, ब्रोकर को देनी है, मतलब देना है, ये क्या कहते हैं, अपने शेयर्स या कैश देना है, ठीक है। अब दे देगा वो, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, अब आ जाएगा आपका, जैसे ब्रोकर को शेयर्स या कैश मिल जाएंगे, तब ब्रोकर किसको ये देगा, ये स्टॉक एक्सचेंज को देगा। अब स्टॉक एक्सचेंज क्या करेगा, जो ये टाइम पीरियड है फ्रॉम ब्रोकर टू स्टॉक एक्सचेंज डिलीवरी ऑफ शेयर्स और कैश में, वो आपका कहलाता है पे इन डे, ठीक है। अब ये स्टॉक एक्सचेंज आपका पहले ब्रोकर को देगा दूसरी पार्टी के, ना कि डायरेक्ट इन्वेस्टर को दे देगा। तो स्टॉक एक्सचेंज से जब शेयर्स और कैश डिलीवर होंगे सेकेंड पार्टी के ब्रोकर को, वो कहलाएगा पे आउट डे, ठीक है। और ब्रोकर से जो फिर ये अपने फाइनल जो इन्वेस्टर है उसको जो डिलीवरी ऑफ शेयर्स और कैश कर देगा, वो आपका डिलीवर हो जाएगा, ठीक है। पर वो ये कह रहा है, लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि टोटल जो ट्रांजेक्शन में है वो टाइम कितना लगना चाहिए, मतलब T+2 डेज का टाइम इसमें आपका पूरा सेटल होना चाहिए, उससे एक्सीड नहीं हो सकता, ठीक है, राइट। अब ये
D+2 में ब्रोकर जो है इन्वेस्टर को, सेकंड पार्टी का ब्रोकर जो है इन्वेस्टर को डायरेक्टली उसके डीमेट अकाउंट में शेयर्स ट्रांसफर कर सकता है या फिर उसके ट्रेडिंग अकाउंट में कैश ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑन स्टॉक एक्सचेंज, कि हम कैसे एक अपने शेयर्स को बाय और सेल कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में, राइट। आई थिंक दिस विल हेल्प यू टू मेक अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। एंड अगर अभी भी आपको इसमें कोई डाउट है किसी पॉइंट में, तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, राइट। सो थैंक you for watching my video and please like and subscribe the channel for more such videos. Thank you.